हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शगुन। और अभी तक हम हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6 क्लास की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उसके 2 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर वैसे तो इतना बड़ा नहीं है पर फिर भी हमें पढ़ना है इसे। तो हमने अभी 2nd चैप्टर तक क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मनुष्य था वो अब धीरे धीरे, पहले वो खुले स्थानों पर रहता था, अब वो धीरे धीरे गुफाओं में जाने लगा। अब इसमें हम ये देखेंगे वो अपने स्थायी जीवन की ओर जाने लगा, क्योंकि अब वो खेती करने लगा था। तो अब उसको एक स्थायी जगह चाहिए, एक घर चाहिए जहाँ वो रहे और खेती करे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, तो अब वो पहले भोजन को संग्रह करता था और अब उसको मतलब स्टोर करता था, अब उसका उत्पादन भी करने लगा था। तो उस तक का सफ़र क्या है वो अब देख रहे हैं। तो पाषाण काल के अंतिम चरण को नवपाषाण काल कहते हैं। ये हमने पहले भी देखा कि जब जैसे जैसे पाषाण काल का अंत आ रहा था उसके बाद ही नवपाषाण काल आया। पाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आया। ठीक है, इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। इस चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी इसमें। ठीक है, अब ये नवपाषाण काल के औजार हैं पत्थर के, जो हमने पहले भी बताया कि बहुत ही नुकीले और सुडौल आकृति के लोग पत्थर के औजार बनाने लग गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पुरास्थल हैं जहाँ से अवशेष मिले हैं अनाज के और हड्डियों के। तो उसमें से क्या क्या हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ये मेहरगढ़, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो यहाँ से हमें गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशियों के हमें हमें वहाँ से आके हड्डियाँ और अनाज वगैरह यहीं से मिले हैं, मेहरगढ़ से। ठीक है, इसकी अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वहाँ पे खेती होती रही होगी और वहाँ पे जानवर भी रहते थे। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे नाम हैं, जहाँ जहाँ से कहीं से गेहूँ मिला, कहीं से चावल मिला, कहीं से जानवरों की हड्डियाँ। तो यहीं ये कुछ नाम हैं जहाँ से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उसके बाद खेती के कारण अब मानव स्थायी जीवन जीने लगा था। ठीक है, खेती करने के कारण उसे एक स्थायी जीवन जीने लगा था, क्योंकि अब वो एक ही जगह रहने लगा था और उधर ही रह के वो खेती करने लगा था। खेती से भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई थी। हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर टिकने की ज़रूरत हुई होगी। ठीक है, इससे हम बसने की प्रक्रिया कह सकते हैं, बसने की प्रक्रिया की यहाँ पे शुरुआत हो गई। अब बसने की प्रक्रिया से क्या मतलब है, तो बसने की प्रक्रिया से हम क्या समझ रहे हैं, बसने की प्रक्रिया तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया है कि जब हम पौधे उगाने लग गए, एक ही स्थान पे रहने लग गए, वहीं पे बसने लग गए, तो बसने की प्रक्रिया हो गई। अपनाए गए इन पौधों और जानवरों को अक्सर जंगलों और जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। तो जिन हम पौधों को लगाते थे और जिन जानवरों को हम पालते थे वो जंगली जानवरों से अलग होते थे, जंगली पौधों से अलग होते थे। इसकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके विवाह होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही साथ जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ठीक है, तो अक्सर ये लोग उन्हीं जानवरों या पौधों को चुनते थे जो बीमार होने की जिनमें संभावना कम हो, मतलब अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छे उसके हों कि
ये लोग सरवाइव कर पाएँ, इसलिए ये ऐसे जानवर और ऐसे पौधे ही चुनते थे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुणों को सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था, के लिए आगे चुना जाता था, जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देख सकते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। तो क्या हुआ, जब हम धीरे धीरे पालतू जानवर को, जो हम जिन जानवरों को पाला, वो अलग होते गए जंगली जानवरों से, क्योंकि उनकी जब उनसे भी जो जानवर बने वो भी उसी कैटेगरी के हो गए, वो भी वैसे हो गए जैसे हमने पाले थे। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। उसके बाद जनजाति। तो जनजाति का क्या मतलब होता है? जनजाति का मतलब होता है कि जो लोग एक ही स्थान पर रहते हैं और जो लोग प्रकृति से अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार, भोजन, संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीके से वो अपनी जीविका चलाते हैं। मतलब एक जगह रहते हैं और शिकार, भोजन ये संग्रह करके, कृषि करके पुराने तरीके से अपनी जीविका चलाते हैं। उन्हें हम जनजाति या आदिवासी कहते हैं। ठीक है, प्राय जनजाति के छोटे छोटे बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। ठीक है, जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक के काम शामिल हैं। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो बच्चे क्या करते हैं, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वो पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं। तो इसमें जनजाति के लोग क्या क्या करते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनकी महिलाएं क्या करती हैं, उस बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और नीचे लिखा है, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को यानी कि जानवरों की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। तो बस इसमें यही बताया गया कि जनजाति के लोग कैसे रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो अब यहाँ पर है कि जब ज़रूरत से अधिक भोजन मिलने लगा, क्या हुआ कि उनको ज़रूरत से अधिक भोजन मिलने लगा, सबको सुविधाएं हो गई, वो घर बना के रहने लग गए। तो लोगों के पास इतना खाली टाइम होता था कि वो अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दे पाएँ। अब वो अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दे पा रहे थे। इससे वैज्ञानिक, कला और भाषा की क्षमता का विकास हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे बचने की प्रक्रिया के साथ साथ समुदायों का आकार बढ़ने लगे। ठीक है, धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांव का विकास हुआ और गांव के उस जगह को कहते हैं गांव। कैसे कहते हैं? अब धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हो गए, लोग ज़्यादा होने लग गए, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रहने लग गए, तो उसको हम गांव कहने लगे। तो गांव हम उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य काम होता है कृषि करना। ठीक है, अब नवपाषाण काल हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर है थोड़ा इसके बारे में जानकारी। आग की जानकारी जो है मानव को पुरापाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। हमने पहले देखा कि पुरापाषाण काल से आग की जानकारी हो गई थी, लेकिन जो इसका प्रयोग हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इधर से ही कृषि के पहले साक्ष्य मिले हमें। ठीक है, बिहार के चिरान नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। हमने पहले जो टेबल देखी उसमें ये सब लिखा हुआ है। पाषाण काल के 3 चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, औजार में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। तो पहली धातु क्या थी? तांबा थी। इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जिस धातु का ज्ञान मनुष्य को हुआ था वो क्या थी? तो वो तांबा थी, इसको याद रखना है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हमें जो है इलाहाबाद में मिले हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में क्या होते थे? 4 और उससे भी ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम होते होंगे। ऐसा हम अनुमान लगाते कि 4 कमरे थे, तो
उससे भी ज़्यादा कमरे थे, तो क्या होता होगा वहाँ पे अपने अनाज को वो लोग स्टोर करके रखते होंगे। ठीक है, मेहरगढ़ के घर का चित्र है ये। ठीक है, देख लिया जिसे हमने। मृत्यु के बाद, तो यहाँ के लोगों का ये मानना था कि जो मृत्यु के बाद समानता जो लोग मर जाते हैं उनके वो लोग उनके सम्मान में उनकी कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख देते थे। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो वो लोग ऐसा मानते थे कि वो ये लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी ये लोग इसको खाते हैं, जो भी मर जाता है तो वो भी उन लोगों के सम्मान में ये रख देते थे कि ये लोग ये बकरी सब परलोक में जाके खाते होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।